बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड पे आपके पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी वो दोनों इक्वल हो जाएं, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसकी डिफरेंट हम टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की टर्म में आपने डिफाइन करना है किसको? केमिकल इक्विलिब्रियम को। केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन करना है। नंबर 2, राइट बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। इसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को भी स्टडी करना है। एंड डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच। हर एक की हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं? जो बड़े पैमाने की कैरेक्टरिस्टिक हों। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है यूसुफ, वो है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 जो हमने स्टडी करना है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी का हमने क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं हम के सी को। उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और उसके यूनिट्स भी देखने हैं हमने। इसके बाद हमारे पास स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज। इससे हमने इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज भी करना है। राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये इक्विलिब्रियम के लिए हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी लिखने हैं। मतलब अगर के सी हमारे पास है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये हमारे पास उसका के सी का एक्सप्रेशन होता है और इसमें हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज ही हम इसे कहेंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड। एक वर्ड कन्वर्टेड, एक ऑल। ठीक है, इसको आप देखें कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट आपके पास होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स के अंदर। ये एक कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है यूसुफ? यस सर। Okay. However, many important chemical reactions do not complete and a mixture of product and reactant are formed. Chemically important reaction होते हैं जो कि complete नहीं होते and a mixture of product and reactant are formed. उनका mixture और product बन जाता है। ठीक है, in such a reaction product react together to reform the reactant. अब इसकी रीजन क्या होती है यूसुफ? इनके कंप्लीट ना होने की रीजन क्या होती है? इनके कंप्लीट ना होने की रीजन यही होती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते तो क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और फिर से जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये चलता रहता है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे होते हैं? रिएक्टेंट बनाते हैं। तो जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं हो पाते तो इसी वजह से वो केमिकल रिएक्शन अधूरा रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता। इन सच अ रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म रिएक्टेंट्स एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? लेट्स सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और इसने प्रोडक्ट बनाई है बी। ठीक है, ये बी बना दिए। ये है आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट ए हो और उसने प्रोडक्ट बनाई हो बी, ठीक है, बी प्रोडक्ट बनाई और फिर जो बी है उसने रिएक्टेंट ए बना दिया हो तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। गॉट इट? यस। ठीक है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। अब देखें कि जो हम सैंपल वगैरह बनाते हैं वो हम लैब्स के अंदर बनाते हैं, ठीक है, केमिकल लैब के अंदर।
और फिर उसको अगर हमने एक्सपोर्ट करना हो, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, क्वांटिटी चाहिए होती है, तो फिर हम चले जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाई जाए। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और बहुत ज्यादा हम प्रोडक्ट बनाएं। अगर आप लैब के अंदर ये सैंपल बनाकर नहीं जाएंगे तो आपके बहुत सारे रिएक्टेंट्स वेस्ट हो सकते हैं। इसी वजह से हम पहले लैब में काम करते हैं, जब हम सैंपल बनाना सीख लेते हैं फिर हम बड़े पैमाने पर यह काम करते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन सम स्टेजेस इन द कमर्शियल production of many important chemicals such as ammonia, NH3, sulfuric acid, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए या फिर अमोनिया NH3 बनाने के लिए ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत सारे हम केमिकल्स बनाते हैं। किसके अंदर? इंडस्ट्रीज के अंदर। किस चीज के लिए बनाते हैं? हम कमर्शियली बनाते हैं, पूरी वर्ल्ड के लिए बनाते हैं ताकि हम उसे एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद है इन अ क्लोज कंटेनर, मतलब कोई भी आपका रिएक्शन होता है वो क्लोज कंटेनर के अंदर हो रहा होता है, ऐसे। ये है क्लोज कंटेनर आपका। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, NH3 बन रहा होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम फॉर द हाइड्रोजन विल बी 3 एंड नाइट्रोजन विल बी ओनली 1। ये हम यूज करते हैं और NH3 बना देते हैं। From its element does not proceed to any great extent, yet as you will learn in this chapter, this vital substance is manufactured on multi-million ton scale annually। हर साल मिलियन टन ये प्रोडक्शन हमें बनानी पड़ती है, ये प्रोड्यूस करना पड़ता है हमें, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ही हम यूज किया करते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए। पहले हम इक्विलिब्रियम किस पर करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए से करते हैं। अगर इतनी क्वांटिटी हमारे पास रिएक्टेंट की हो तो इतनी क्वांटिटी हमारे पास प्रोडक्ट की बन रही है। जब ये हम कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए से, फिर हम चले जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे हम केमिकल इक्वेशन नहीं करते, वहां पे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट ऐड करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है। फिर हमें यह पता चल जाता है कि कितने रिएक्टेंट हमने ऐड करने हैं और कितने हमें उससे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes, sir. एनी क्वेश्चन Yes. यूसुफ? No, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज। जो हमारा टॉपिक नंबर है वो है 9.1 और जो हमारा टॉपिक नेम है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में तब्दील होना। तो डायनामिक का क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी डेफिनेशन किया करते हैं कि ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में तब्दील हो और ये सिलसिला चलता रहे। मतलब जितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हो उतने ही प्रोडक्ट्स, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में तब्दील हों और इक्विलिब्रियम के स्टेज में हो। जितने का वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, मतलब अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 मोल्स हैं तो राइट साइड पे भी हमारे पास 2 मोल्स होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट हम 3 मोल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट भी कितने बनने चाहिए? 3 मोल। और वही 3 मोल फिर रिएक्टेंट में तब्दील हो और 3 मोल ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब Yes, जितने हमने रिएक्टेंट इस्तेमाल किए उतने ही हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और इसे ही हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। और ये जो सिलसिला चलता रहता है केमिकल रिएक्शन का, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन सम लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर। याद करें कि अगर आप किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड ऐड कर देते हैं तो क्या होता है। यू हैव लर्नड अबाउट इट इन ग्रेड 9। आपने इसे 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, 9th में पढ़ कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा भी था, याद है ना यूसुफ? Yes, sir. Chapter 5 तक है। यस, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास। सम ऑफ द लिक्विड अंडरगो अ फिजिकल चेंज। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो फिजिकल चेंज में फिजिकली चेंज होते हैं। सम ऑफ द लिक्विड अंडरगो अ फिजिकल चेंज
बाय एवेपोरेटिंग। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनमें फिजिकली चेंजिंग आ रही होती है। कौन सी? अगर आपके पास लिक्विड है, जब वो एवेपोरेट होगा तो क्या बन जाएगा यूसुफ? गैस बन जाएगा ना। मैटर ने अपनी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ को क्या किया? चेंज कर दिया। पहले वो लिक्विड था, अब वो क्या बन गया? गैस बन गया। उसके बाद है सेकंड लाइन, एज मोर लिक्विड एवेपोरेट्स, जैसे बहुत ज्यादा लिक्विड जो होता है वो एवेपोरेट होता है, सम ऑफ द वेरियस कंडेंस ड्यू टू कोलिजन विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, उस बीकर के अंदर आपने क्या डाला हुआ है? कोई लिक्विड डाला हुआ है जिसकी सरफेस ये है, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस को मैं रेड कर देता हूं, ठीक है, ये रेड हो गई। तो इस सरफेस के बारे में वो बता रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कोलिजन करेंगे, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है, कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। तो टकराने के बाद क्या होता है? विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड eventually the rate of evaporation equals the rate of condensation। जो evaporation का रेट होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई गैस मौजूद है, गैस के पार्टिकल मौजूद हैं, ये गैस के पार्टिकल हैं, ये जब कंडेंस होते हैं, कंडेंस का मतलब होता है ये एक दूसरे के करीब आते हैं, करीब एक फोर्स के जरिए से आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब दो प्रोसेस है हमारे पास यूसुफ, एक है एवेपोरेशन का और एक है कंडेंसेशन का। एवेपोरेशन का प्रोसेस कौन सा होता है कि जो लिक्विड स्टेट होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? गैसियस स्टेट में। तो इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। मतलब जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, या जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन। और एक और मेथड होता है जिसमें गैस को कंडेंस करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा ये जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है कैसे होती है कि जो सरफेस का वाटर होता है उसमें से आबी बुखारात बनते हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, माय गैस में तब्दील होता है, और जब ऊपर जाता है ना तो वहां टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल। जैसे ही वेपर्स के या गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की निस्बत ज्यादा बन जाती हैं। ज्यादा बनने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है वो क्या बनकर नीचे आता है? वो बारिश का पानी बनकर नीचे आता है। तो मतलब पहले क्या था? हमारे पास लिक्विड था, वो गैस में तब्दील हुआ, ये प्रोसेस था एवेपोरेशन। फिर एवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है, उनका जो डिस्टेंस था दरमियान में वो कम हुआ, एक दूसरे के करीब है, वो जुड़ गए और लिक्विड बना दिया। लिक्विड बनने के बाद वो क्या होता है? बारिश के जरिए से नीचे आ जाता है। मतलब ये एक तरह का साइकिल भी है और ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। एट दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की एरो ऊपर वाली है और रिवर्स रिएक्शन की एरो नीचे वाली है। तो मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में और वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में। तो ये प्रोसेस जो चलता रहता है, मतलब एवेपोरेशन गोज टू कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन आल्सो गोज टू एवेपोरेशन। मतलब जो एवेपोरेशन है वो कंडेंसेशन की तरफ जा रही है, कंडेंसेशन एवेपोरेशन की तरफ। बिल्कुल इसी तरह लिक्विड वेपर्स की तरफ जा रहे हैं और वेपर्स लिक्विड्स की तरफ जा रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन यूसुफ जी? इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल है ना? हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सर। रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमने डबल एरो लगानी होती है यूसुफ, ये बात याद रहे। अगर आपको डबल एरो मिलती है ना, ये फॉरवर्ड की, ठीक है, और जो नीचे वाली है वो रिवर्स की, ये दोनों अगर आपको मिलती हैं एरोज तो इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपको सिंगल एरो मिलती है तो उसका मतलब होता है कि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन, और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ओके, ओके सर। डबल एरो होगी तो क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल एरो होगी तो क्या होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, मैनी केमिकल रिएक्शन डू नॉट रीच कंप्लीशन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होते जी। इन सच रिएक्शंस द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट कैन हैपन सिमल्टेनियसली।
एक ही वक्त में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। इसी वजह से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाते। तो यहां से इसकी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, जो मर्जी आप कर लें, बल्कि दोनों ही कर लें। A reaction in which the products can react together to reform the original reactant, मतलब जो ओरिजिनल रिएक्टेंट थे वो कौन बना रहा है, प्रोडक्ट दोबारा से बना देते हैं ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आर आ रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो फॉरवर्ड भी हो रहा हो और बिल्कुल उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का क्या मतलब है कि यूसुफ ने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए लेट सपोज 50 डिग्री टेम्परेचर दिया था, ओके। तो फिर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तब्दील होने के लिए भी आप वही टेम्परेचर रखेंगे। ये हम एग्जांपल नीचे पढ़ेंगे, कंडीशंस वाली आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इट्स कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। These reaction never go to, the word is completion, ये कभी भी completion तक नहीं पहुंचते। yes sir। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व और इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। एक ये रिएक्टेंट है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अगर आप देखें यूसुफ तो इसमें जो हमारे पास V2O5 है, वेनेडियम ऑक्साइड, ये इस्तेमाल किया गया है एज आ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, कि मतलब अगर गैस वो आपके पास मौजूद है तो आपने वेनेडियम ऑक्साइड गैस इस्तेमाल करके गैस प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहां पे देखें कि आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 है और ये 2, 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी ना। 2 2 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है। और सल्फर को देखें वो कितनी है, 2 सल्फर आपके पास मौजूद है, 6 ऑक्सीजन और 2 सल्फर। तो जितने आपके पास रिएक्टेंट थे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यही मतलब होता है कि जितने आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट में तब्दील हों। तो इसे हम रिलेटिवली क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन मैंने दायरा लगाया हुआ है V2O5 पे, ये होती है आपकी सेम कंडीशन, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए भी आपने वेनेडियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया था और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तब्दील होने के लिए भी आपने वेनेडियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया था। गॉट इट? यस सर, यस। ये सेम कंडीशन है, ठीक है। और नीचे देखें टेम्परेचर भी सेम है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 ATM ये प्रेशर आपने करना है, प्रोवाइड करना है। तो सेम कंडीशन पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं और रिएक्शन कौन सा बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कौन सा बन रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो रिएक्टेंट से, हाँ जी बिल्कुल, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड, ये वाली एरो इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट टू राइट वाली, और ये राइट टू लेफ्ट वाली रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो दोनों क्या बन जाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। N2H2 3 मोल्स हैं इसके, तो हमने आयरन ही इस्तेमाल किया, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे गलती है, गलती कौन सी है, यहाँ पे अमोनिया बनाना था और उन्होंने NO2 बना दिया। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है NH3 और फिर उसे क्या कर लेंगे, हाँ जी, उसे क्या कर लेंगे हम, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 2 लगा देना है। जब आप 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। मैं लगा देता हूँ, येलो कलर नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ये ओके। ये अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब जितने आपके पास मोल्स रिएक्टेंट के थे उतने ही मोल्स आपके पास किसके हैं, प्रोडक्ट के हैं, और सेम कंडीशन पे हैं। अब आपको